देखिए आज के क्लास में हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथड के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट। आप लोग मेजरमेंट एक चैप्टर देखेंगे, इसमें मेजरमेंट 1 भी है और मेजरमेंट 2 भी है। तो हम लोग मेजरमेंट 1 चैप्टर के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि मेजरमेंट 1 चैप्टर में क्या है। देखिए जनरली जो रिसर्च होता है, अगर उसके भाग को हम देखें, टाइप्स को देखें, तो जनरली रिसर्च का टाइप्स अभी आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि रिसर्च दो तरह का होता है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटी यानी कि अंक पर होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो सब्जेक्टिव थ्योरम पर होता है। आप दोनों को आप समझ लीजिए कि सर क्वांटिटेटिव। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं है? आवाज नहीं आ रहा मेरा आवाज सर, प्रॉपर फंस नहीं? फंस रहा था। अभी प्रॉपर है कि नहीं? ये सर अभी प्रॉपर है। अच्छा ठीक है। रिसर्च जो है वो दो तरह का होता है। होता तो बहुत तरह का है, लेकिन अभी आपको हम ये बता रहे हैं आपके समझने के लिए। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो सब्जेक्टिव थ्योरम पर है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो अंक पर है, डिजिट पर है। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिव थ्योरम पर है। जैसे आपसे हम ये पूछे कि सरिया का मौसम कैसा है, तो अभी आप नॉर्मली ये बोलिएगा कि सरिया का मौसम थोड़ा गर्म है। ये जो वर्ड आप कहें कि सरिया का मौसम गर्म है या गर्मी अधिक है यहाँ पर, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ। यहाँ पर आपने शब्द का प्रयोग किया, कहीं अंक का प्रयोग नहीं किया। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछे कि सरिया का मौसम क्या है, तो वो टोटली कैलकुलेशन करके निकाला कि अभी सरिया का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरिया का तापमान अभी ऊंचा है और गर्मी अधिक है। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, क्वांटिटी का प्रयोग किया, और क्वांटिटी का प्रयोग करने के बाद उसने एक अंक का प्रदर्शन किया, उसने एक अंक का मेजरमेंट निकाला और उस अंक को डिस्क्राइब किया कि अभी जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री है और अभी मौसम जो है वो गर्म है। दोनों तरह का रिसर्च था। एक स्टूडेंट ने कहा कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, एक स्टूडेंट ने कहा कि अभी 38 डिग्री सेंटीग्रेड सरिया का टेम्परेचर है और इसके चलते गर्मी ज्यादा है। अब दोनों ने कहा, लेकिन दोनों के रिसर्च में अंतर है। एक ने अंक का प्रयोग नहीं किया और एक ने सिर्फ सब्जेक्टिव थ्योरम के तहत उसने बता दिया कि गर्मी बहुत अधिक है। अब आप सोचिए कि सुनने वाला किस बात को ज्यादा समझेगा। सुनने वाला सेकंड स्टूडेंट के बात को ज्यादा समझेगा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करके डेटा को दिया कि 38 डिग्री, मतलब ये बता रहा है कि टेम्परेचर जो है वो टू हॉट है, स्थिति जो है वो गर्म की स्थिति में है। तो इसका जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव हुआ। और जो पहले स्टूडेंट ने कहा कि अभी बहुत अधिक गर्मी है सरिया में, बस सिंपल उसने एक वर्ड का प्रयोग किया, शब्दों का यूज किया। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरम जो है वो सब्जेक्टिव के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन रिसर्च बेसिकली फोकस करता है क्वांटिटी पर। जब भी उसका डिसीजन क्वांटिटी और अंक के साथ अगर एनालिसिस नहीं किया जाए तो कोई भी रिसर्च पूरा नहीं माना जाता है। अगर पूरा मान लिया जाए, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर खाली सब्जेक्टिव थ्योरम पर आधारित हो तो वो रिसर्च भी पूरा नहीं होता है। हम लोग ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया, तो थोड़ी देर के लिए ये ठीक है, बढ़ना शुरू हो गया, ये समझ में आता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि झारखंड में इतने कोरोना पेशेंट पाए गए, बंगाल में इतने कोरोना पेशेंट पाए गए, बंगाल के बाद उड़ीसा में इतने पाए गए, तो ये एक अंक हुआ, और जब अंक होगा तो वो ज्यादा समझाने के लायक हो जाएगा। तो रिसर्च हम ये समझ गए। अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि दो तरह का रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में सब्जेक्टिव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अंक का प्रयोग नहीं होता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें जो भी बात कहे जाते हैं वो सारे के सारे बात अंकों पर आधारित होते हैं, और अंक के किए गए रिसर्च जो होते हैं, डिजिट पर जो फॉर्मुलेटेड रिसर्च जो होता है वो कहीं ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होता है बजाय क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो आई विश कि पहले आप ये समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च हम कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हर एक चीज का मेजरमेंट होना जरूरी है। मेजरमेंट का मतलब है कि हर एक चीज का रेफरेंस जो है वो अंकों में दिया जाए।
हर चीज का रेफरेंस अंक में जितने होंगे वो सुटेबल होगा। अगर हम दुकान में जाएं, ये कहें कि मुझे फुल पैंट सिलाना है, कपड़े की आवश्यकता है, ये हो गया सब्जेक्टिव थ्योरम। अगर हम दुकान में जाए और ये कहें कि मुझे फुल पैंट सिलाना है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, ये क्वांटिटेटिव बात हो गई। तो दुकानदार को ये जल्दी समझ में आ गया कि हाँ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर से कपड़े देने हैं, तो ये जल्दी समझ में आता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मुझे फुल पैंट के लिए कपड़े चाहिए और कोई हम माप नहीं बताते हैं, तो ये थोड़ा कम समझ में आता है। ये नॉर्मल मतलब बिहेवियर की हम बात आपको बता रहे हैं। तो जब तक अंक का यूज नहीं किया जाए किसी भी रिसर्च में, डेटा का यूज नहीं किया जाए किसी भी रिसर्च में, तब तक वो रिसर्च पूरा नहीं माना जाता है। और रिसर्च समझने लायक तभी होता है जब इसमें किसी न किसी तरह के अंक का प्रयोग किया जाए, और ये अंक का प्रयोग करने के लिए इसका मेजरमेंट होना चाहिए। रेफरेंस जो है वो मेजरमेंट करके देना चाहिए, यानी 2 रुपया, 2 किलोमीटर, 200 ग्राम वगैरह वगैरह, ये अंक जो है यही मेजरमेंट का तरीका है। तो रिसर्च में मेजरमेंट का यूज कैसे किया जाता है और मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इस चैप्टर में ये पहले जानेंगे कि मेजरमेंट होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली जो मेजरमेंट होता है वो 4 तरह का होता है। पहला जो मेजरमेंट है वो नॉमिनल स्केल कहलाता है, दूसरा जो है वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है, तीसरा इंटरवल स्केल कहलाता है, और चौथा रेशियो स्केल कहलाता है। मेजरमेंट 4 तरह का है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल, सेकंड वन इज ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, एंड लास्ट फोर्थ वन इज रेशियो स्केल। अब एक एक करके सारे स्केल के बारे में हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है। नाम ही है इसका नॉमिनल, यानी कि ये एक सामान्य स्केल है। जो मेजरमेंट का तरीका है वो नॉमिनल स्केल के तहत ये एक सामान्य है, इसमें पूरी तरीके से सामान्य काम की जाती है, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो सामान्य तौर पर होता है। जैसे आप एक एग्जांपल में देखिए कि कई बार हम लोग टेबल का यूज करते हैं। टेबल दैट मीन्स ये चेयर और टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से पहले टेबल बनाया जाता है, और उस टेबल में बहुत सारे डिजिट और अंकों का प्रयोग किया जाता है, और उसका डिनोमिनेशन जो है वो पहले तय कर दिया जाता है कि नीचे जो रुपये है वो 1000 में है। अगर हम 3 लिख दिया और ऊपर में हम 3 जीरो को कॉमन अगर हम मान लिए, तो इसका मतलब हो गया कि वो 3000 हो गया। अगर हम 4 खाली लिखे नीचे और ऊपर में 3 जीरो को कॉमन रखा गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो 4000 हो गया। ठीक है, ऐसा टेबल आप लोग देखे हैं अपने लाइफ में कभी? क्वेश्चन बनाते समय ऐसा टेबल आप लोगों ने कहीं देखा है? साइलेंट है। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मतलब अभी तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, बस जस्ट ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक टेबल में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम जो है वो सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम जो है वो नेम ऑफ स्टेट है, और थर्ड कॉलम जो है वो पॉपुलेशन है। अब 1 से लेके जितने भी स्टेट है उसकी नंबरिंग कर दी गई। मान लीजिए कि 24 28 तक की उसकी नंबरिंग कर दी गई, और नंबरिंग करने के बाद सेकंड कॉलम में हर स्टेट का नाम लिख दिया गया। और किसी भी स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम हम कुछ करोड़ तक अगर मान लें कि वो करोड़ कॉमन है, तो अगर कुछ करोड़ कॉमन है और उसको हम लोग को प्रेजेंटेशन करना है कि 2 करोड़ है कि 5 करोड़ है या 6 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो हम 10 करोड़ लिखने के बजाय क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम में ऊपर में करोड़ को कॉमन मान लेंगे, और करोड़ को कॉमन मान लेंगे। अगर हम बिहार के बगल में लिखते हैं 2 और करोड़ में लिखते हैं सिंपल 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 2 करोड़ हो गया। अगर झारखंड के बगल में हम लिखते हैं 1 और करोड़ में लिखते हैं, तो वो करोड़ जो है वो थर्ड कॉलम के टॉप में कॉमन लिया हुआ है, तो वो 1 करोड़ हो गया। तो ये डिनोमिनेशन उसका तय हो गया कि यहाँ पर करोड़ जो है वो कॉमन में है, और बाकी नीचे के जो अंक 5 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो 5 करोड़ है। अगर 6 लिखे हुए किसी राज्य के बगल में, अगर महाराष्ट्र के बगल में 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां की आबादी 6 करोड़ है। तो इस तरह से अंक का डिनोमिनेशन हो गया। ये टेबल समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। तो ये टेबल के तहत हम लोग उसका प्रेजेंटेशन कर पाए हैं। जो सब्जेक्टिव थ्योरम को हमने क्वांटिटेटिव थ्योरम में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे आबादी वाला राज्य है।
उसके बाद अगर घनत्व जानना है उसका तो घनत्व भी हम बता सकते हैं उसकी कैलकुलेशन करके। अगर उसका एरिया बताना है कि वहां पर कितने एरिया में कितने लोग बसते हैं तो उससे उसका डेंसिटी भी निकल सकता है कि कितने एरिया में कितने लोग बसते हैं। महाराष्ट्र का जो घनत्व है वो भारत में सबसे ज्यादा है कि वहां पर एरिया है कम और आबादी है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है लेकिन उसकी तुलना में क्या है कि उत्तर प्रदेश में जगह भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है उसका। अगर आप मानचित्र में लंबाई चौड़ाई अगर देखेंगे तो वो अन्य राज्यों से बड़ा राज्य है और वहां पर अधिक आबादी है इसलिए बहुत अधिक उसका घनत्व तो नहीं हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र का जमीन जो है वो एरिया जो है वो कम है और जमीन एरिया कम होने के बावजूद वहां पर बहुत अधिक आबादी है तो हम कह सकते हैं कि उसका घनत्व जो है वो ज्यादा है, वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। तो ये नॉमिनल स्केल जो है वो किसी भी चीज को सिंबॉलिक के रूप में प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भारत की कुल आबादी को हम लोग 3 भाग में बांट दें। भारत की कुल आबादी को अगर हम लोग 3 भाग में बांट दें, पहला मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर, इज इट ओके? यस सर। अगर भारत की कुल आबादी को हम 3 हिस्से में बांट दें, एक को हम मेल कहें, दूसरे को हम फीमेल कहें और तीसरे को हम ट्रांसजेंडर कहें और उसके बाद हम उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने कंप्यूटर पर करें, तो क्या कंप्यूटर ये कभी समझता है कि मेल है? कंप्यूटर समझता है फीमेल है? कंप्यूटर समझता है ट्रांसजेंडर है? क्या ऐसा समझता है कंप्यूटर? नो सर। कंप्यूटर के कोडिंग की भाषा में अगर जाएंगे तो कंप्यूटर 2 ही चीज समझता है, एक 0 समझता है और एक 1 समझता है। ये बात आप लोग को पता है? यस सर। कंप्यूटर के कोडिंग की भाषा में कंप्यूटर 2 ही अंक को समझता है, सिर्फ एक 0 समझता है और एक अंक 1 को समझता है, दूसरा के बाद तीसरा नहीं समझता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगा कि हम लोग को पहले उसको सिंबॉलिक स्केल देना पड़ेगा, मेजरमेंट जो है वो सिंबॉलिक कर देना पड़ेगा। सिंबॉलिक करने का मतलब है कि अगर ट्रांसजेंडर को हम थोड़ी देर के लिए गौण कर दें, उसको इग्नोर कर दें, तो 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। अब शुरू में ही उसके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कर दें कि मेल इजकल टू 1 एंड फीमेल इजकल टू 2, यानी जितने जगह 1 लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब है कि वो मेल को डिनोट कर रहा है और जितने जगह 2 लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब है कि वो सारे फीमेल को डिनोट कर रहा है। तो 1 इजकल टू मेल और 2 इजकल टू फीमेल। मेल और फीमेल को हमने सिंबॉलिक यूज किया है, मेल को हमने 1 सिंबल दिया है और फीमेल को हमने 2 सिंबल दिया है। तो ये सिंबल जो हमने दिया है दैट्स कॉल्ड नॉमिनल स्केल। अब अगर हम बड़ा सा शब्द MELE नहीं लिखे और उतना बड़ा सा शब्द FEMELE नहीं लिखे, अगर 1 2 लिखने के लिए एक बार कॉमन ये बता दे कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है और हर जगह हम लोग 1 और 2 और 1 और 2 लिखे, तो एक बार कॉमन जब आप ऊपर में बता दिए थे कि मेल जहां भी होगा वहां पर 1 लिखा जाएगा, फीमेल जहां भी होगा वहां 2 लिखा जाएगा, दैट नाउ अब आपको बार बार मेल और फीमेल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नॉमिनल स्केल का एक एग्जांपल हुआ जहां पर पूरे मेल को हमने 1 मान लिया और पूरे फीमेल को हमने 2 मान लिया और जहां भी 1 लिख रहे हैं वो स्केल करके बता रहा है कि ये मेल को डिनोट कर रहा है, जहां भी हम 2 लिखते हैं वो ये बता रहा है कि ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया नॉमिनल स्केल। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट स्केल का नाम है ऑर्डिनल स्केल, क्रमवाचक माप। ऑर्डिनल स्केल जैसा इसमें नाम ही है कि क्रमवाचक है। तो क्रम जो होता है वो सीक्वेंस जो होता है वो 2 तरह का सीक्वेंस होता है। फर्स्ट जो होता है वो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होता है, एक दूसरा जो होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, एक असेंडिंग है एक डिसेंडिंग है, ये पता है? नहीं पता है किसी को? यस सर। तो बताइए ना जल्दी जल्दी। सीक्वेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। सीक्वेंस एक बढ़ते हुए क्रम में होता है और एक घटते हुए क्रम में होता है। तो मेजरमेंट जो होता है, स्केलिंग जो होता है वो इस दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ऑर्डिनल स्केल के तहत भी हो सकता है। एक बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है और दूसरा घटते हुए क्रम में हो सकता है। हम किसी का भी माप जो कर सकते हैं वो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। तो इसके लिए आप याद कीजिए कि आप एक पढ़ाई पढ़े हैं रैंक, RANK, रैंक। रैंक में क्या किया जाता था कि किसी भी
चीज का आंसर जानने के लिए उसका हम लोग सब्जेक्टिव आंसर नहीं तैयार करते थे, बल्कि उसका हम लोग एक तरह से क्वांटिटेटिव रिजल्ट तैयार करते थे, और दैट रैंक इज 1 2 3 4 5 6 7 जस्ट इसी तरीके से होता था। कई बार रैंक 1 2 3 को भी मिल जाता था, रैंक 2 3 4 आदमी को मिल जाता था। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, जैसे अभी तो आपके लिए नहीं है, लेकिन जब होता था फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, सेकंड डिवीजन में भी बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, थर्ड डिवीजन में भी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आ गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर ये हम बात करें, फोर्थ तो नहीं है, थर्ड तक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम बात करें तो ये रैंकिंग का एग्जाम्पल है, और इसको एक ऑर्डर में सजाया जाता है। और जब ये ऑर्डर में सजाया जाता है तो ऑर्डर में सजाने के लिए क्या किया जाता है कि जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है, तो अगर मान लीजिए कि 540 नंबर लाना है फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, मान लीजिए कि अगर 900 का फुल मार्क्स है और 540 मार्क्स लाना है फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, और उसके ऊपर जो भी आएंगे वो सारे के सारे फर्स्ट रैंक में माने जाएंगे, तो उसमें 540 के ऊपर देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोरर कितना है। अगर 590 हाईएस्ट स्कोरर है तो जितने 590 वाले होंगे सबको 1 रैंक दिया जाएगा, जितने 590 नंबर लाए होंगे सबको रैंक 1 दिया जाएगा। फिर उसके बाद पूरे राज्य में 589 लाने वाला जितना स्टूडेंट होगा उसको रैंक 2 दिया जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में ही रैंक 2 और फर्स्ट डिवीजन में ही रैंक 1 जो 590 लाया होगा। फिर 589 के बाद जो 588 लाया होगा वो सारे स्टूडेंट को रैंक 3 दिया जाएगा। ये रैंकिंग की विधि हो गई, और ये क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। सबसे पहले रैंक 1 आया, फिर रैंक 2 आया, फिर रैंक 3 आया, और इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन में रैंक 1 जितने भी 590 नंबर लाए होंगे सबको मिला होगा, फर्स्ट डिवीजन में रैंक 2 जो 589 मार्क्स लाए होंगे उनको मिला होगा, फर्स्ट डिवीजन में रैंक 3 जो 588 मार्क्स लाए होंगे उनको मिला होगा, और इस तरह से ये रैंकिंग चलता जाता है। तो ये दूसरा जो विधि है यही कहलाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हम ये कह सकते हैं कि अब नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका रिजल्ट पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन में ये फर्स्ट रैंक में है इतने लड़के, फर्स्ट डिवीजन में ये सेकंड रैंक में इतने लड़के हैं, फर्स्ट डिवीजन में ये थर्ड रैंक में इतने लड़के हैं। तो ये हो गया ऑर्डिनल स्केल। ये समझ पाए आप लोग ऑर्डिनल स्केल क्या है? यस सर। ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल जो होता है वो हमेशा रैंकिंग की तरह होता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा और या तो फिर घटते हुए क्रम में होगा। अगर 590 को हमने हाईएस्ट स्कोर के रूप में एज्यूम किया है तो 589 उसके बाद सेकंड रैंक के लिए होगा, 588 उसके लिए थर्ड रैंक में होगा, और यह क्रमशः नीचे की ओर उतरता जाएगा। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल थर्ड पार्ट है। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि किसी भी रिसर्च को स्केलिंग करने के लिए इंटरवल स्केल का प्रयोग किया जाता है, और ये इंटरवल स्केल क्या होता है, वो दूरी को पार्ट बाय पार्ट बांट देता है, दूरी को पार्ट बाय पार्ट बांट देता है। जैसे आप याद कीजिए, आप एक चैप्टर पढ़े होंगे अप्रोक्सीमेशन, 11 में सीए का फर्स्ट चैप्टर था अप्रोक्सीमेशन। उसमें क्या होता था कि 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट को ले लिए जाते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद पड़ रहा है इस तरह का अप्रोक्सीमेशन चैप्टर? यस सर। और जब वो हम एक लाइन बनाते थे, एक लाइन लेफ्ट टू राइट करते थे, जो सबसे लेफ्ट का कॉर्नर होता था वो 0 होता था, और राइट का जो सबसे लास्ट का कॉर्नर होता था वो 9 होता था, और 0 to 9 को हम लोग डिनोट कर देते थे, और बीच में उसका इक्वल स्केलिंग करते थे, और इक्वल स्केलिंग करते हुए 1 2 3 4 से लेके 8 तक का हम लोग पैरामीटर तय कर लेते थे ना। उसके बाद 0 से लेके 4 तक को एक ग्रुप पे रखा जाता था, जिसको डिनोट किया जाता था क्या चीज में, 0 में डिनोट किया जाता था, और फिर 5 से लेकर 9 तक को दूसरे ग्रुप में रखा जाता था, जिसको किससे डिनोट किया जाता था, 1 से डिनोट किया 1 जाता से। था। तो वही स्केलिंग का ये तरीका है, इसी को कहते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि कुछ अंकों का एक ग्रुपिंग तैयार कर दिया जाता है कि 0 से 4 तक को हमने अप्रोक्सीमेशन चैप्टर के अनुसार से हमने 0 मान लिया था। अगर कोई अंक 0 भी है तो 0 है, 1 भी है तो भी 0 है, 2 भी है तो भी 0 है, 3 भी है तो भी 0 है, और 4 भी है तो भी 0 है। लेकिन हमने उसका एक सेकेंड ग्रुप इंटरवल का तैयार किया था। जो सेकेंड ग्रुप था वो सेकेंड ग्रुप क्या कहता था कि अगर कोई अंक 5 है तो हम उसको +1 मानते हैं, अगर कोई अंक 6 है देन हम उसको +1 मानते हैं,
कोई 7 है तो भी हम उसको +1 मानते हैं। मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर में आप देखें कि 50 पैसा से अगर ऊपर हो गया तो वो अगला रुपया में कन्वर्ट हो गया, और 50 पैसा से नीचे हो गया तो वो पैसा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जितना रुपया है उतना ही रुपया है। अगर 589.23 पैसे है तो हम लोग 589 मानते हैं, और अगर 589.53 पैसे है तो हम लोग उसको कितना मानेंगे, 590 मानेंगे। तो ये इंटरवल है, अंक का इंटरवल एक दूरी है कि 50 पैसा के नीचे का एक दूरी है और 50 पैसा से ऊपर का दूसरा दूरी है। तो ये इंटरवल स्केल में आता है। ये क्लियर है इंटरवल स्केल? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. चलिए ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज रेशियो स्केल। आप 12th में रेशियो एनालिसिस भी पढ़े होंगे और ग्रेजुएशन में भी रेशियो एनालिसिस पढ़े होंगे। स्केलिंग का एक तरीका रेशियो स्केल भी होता है। रिसर्च में स्केल जब किए जाते हैं, मेजरमेंट जब किए जाते हैं, तो उसको हम लोग इस रेशियो स्केल में भी बांटते हैं। तो रेशियो स्केल भी 3-4 तरीके का अलग अलग होता है। सबसे पहला रेशियो स्केल होता है सिंपल रेशियो। अगर हम कहें 1:2 दैट इज सिंपल रेशियो। अगर हम कहें 3:4 ये सिंपल रेशियो। अगर हम कहें 5:6 ये सिंपल रेशियो है। अगर हम कहें 8:9 दैट इज ऑल्सो सिंपल रेशियो है। तो ये सिंपल रेशियो है जहां पर लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड का ग्रुप को सबसे छोटे अंक में प्रेजेंट किया जाता है। रेशियो को जब भी प्रेजेंट किया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि इसका सबसे छोटा सा छोटा अंक प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए कि एक ग्रुप है जहां पर 590 रुपया है और दूसरा ग्रुप है जहां पर 600 रुपया है। तो हम लोग इसको सबसे छोटे रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो दोनों का जीरो को अगर हम काट दें तो सिंपल रेशियो क्या बनेगा, 59:60 का बनेगा। और इससे छोटा कोई रेशियो इसका नहीं बन सकता है। तो ये रिसर्च में अगर किसी ग्रुप को दो भाग में आपस में रिलेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन के साथ, दोनों में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर रिलेशन के साथ प्रेजेंट करना हो तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 59 है और राइट साइड में 60 है, यानी कि राइट साइड जो है वो ज्यादा हेवी है बजाय लेफ्ट साइड के, क्योंकि वो 60 है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव थ्योरम के तहत हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो हमने रिसर्च किया है, अगर दो रिसर्च के साथ या दो डेटा के साथ या दो ऑप्शन के साथ अगर उसको हमको संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो हम उसको रेशियो, सिंपल रेशियो के तहत कर सकते हैं। 1:2, 2:3 जो भी आपस में रिलेशन है उस तरीके से। ये हो गया सिंपल रेशियो। फिर नेक्स्ट इसी का रेशियो स्केल का ही सेकंड पार्ट आता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी दो रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का यूज किया जाता है। अगर हम ए को बी से डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी से डिवाइड कर दें और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। हम अगर झारखंड की आबादी और बिहार की आबादी की तुलना करना चाहते हैं तो बिहार की आबादी को टोटल ऊपर कर दें और झारखंड की आबादी को टोटल नीचे कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना परसेंट आएगा हम कह सकते हैं कि झारखंड का इतना परसेंट आबादी बिहार में रहता है। और नेचुरली है कि वो 100 से ऊपर ही आएगा क्योंकि बिहार की आबादी ज्यादा है बजाय झारखंड की आबादी के। तो अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इनटू 100 अगर हम करते हैं और उससे जो आंसर निकलता है तो वो रेशियो स्केल का परसेंटेज रूप होगा। ये रेशियो स्केल का क्या होगा, परसेंटेज रूप होगा। अगर हम लोग ये जानना चाहें कि लिटरेसी का रिसर्च अगर हम लोग करते हैं कि लिटरेसी कहाँ ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है कि लिटरेसी झारखंड में ज्यादा है, और उसको परसेंटेज में अगर उसको डिनोट करना है तो लिटरेसी रेशियो ऑफ बिहार डिवाइडेड बाय लिटरेसी रेशियो ऑफ झारखंड इनटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो ये पता चल जाता है कि झारखंड की तुलना में बिहार का शैक्षणिक प्रतिशत कितना है। तो ये सेकंड रूप है। पहला सिंपल रेशियो था, दूसरा परसेंटेज रेशियो है। तीसरा रेशियो जो होता है वो इन टाइम्स होता है। इन टाइम्स का मतलब होता है वो हमेशा अपने आप को कुछ गुना के रूप में बताता है। अगर चाइना की आबादी 2 करोड़ है, मान के चले हम कि चाइना की आबादी 2 करोड़ है और इंडिया की आबादी अगर 1 करोड़ हम मान लें, तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इंडिया की आबादी से चाइना की आबादी 2 टाइम्स है। हम कह सकते हैं कि चाइना की आबादी जो है और इंडिया की आबादी का अगर हम लोग रिलेशन निकाले 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की आबादी से 2 टाइम्स ज्यादा है चाइना की आबादी। तो ये भी रेशियो स्केलिंग का ही एक तरीका हुआ। तो इस तरह से रेशियो स्केलिंग 3 प्रकार का आप देख रहे हैं। पहला सिंपल रेशियो, दूसरा परसेंटेज रेशियो
और तीसरा टाइम्स, इन टाइम्स, उतना गुना। ये हो गया स्केलिंग का 4 भाग। ये 4 तरह के स्केलिंग होते हैं। ये 4 तरह के स्केलिंग में तुम्हें को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट इसका टॉपिक No. है सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट एरर। सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट एरर का मतलब होता है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ एरर होने की भी संभावना होती है। अगर आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ एरर होने की संभावना होती है, और वो एरर किन किन टॉपिक के चलते हो सकता है। तो देयर आर 4 रीजन फॉर एरर इन कैलकुलेटिंग मेजरमेंट। द फर्स्ट रीजन इज द रिस्पोंडेंट, सेकंड इज द सिचुएशन, थर्ड इज द मेजर, एंड फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट। ये 4 चीज के चलते गलतियां हो सकती है। ये 4 चीज के चलते गलतियां हो सकती है मेजरमेंट का कैलकुलेशन करते समय। सबसे पहले द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब उत्तर देने वाला व्यक्ति। रिस्पोंडेंट उसको कहा जाता है जिससे आप अपने रिसर्च के दौरान उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हैं। जब किसी रिसर्च के दौरान अगर आप उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हैं और उत्तर देने वाला जो सजीव घटक है, ध्यान रहे उत्तर हमेशा सजीव घटक से ही मिलना चाहिए। निर्जीव यानी कंप्यूटर जो उत्तर देता है वो एक्यूरेसी के साथ देता है, वो कभी सोचता और समझता नहीं है, जो उसमें कॉन्फ़िगर होता है उसका वो रिजल्ट देता है। कैलकुलेटर जो है वो हमेशा निर्जीव घटक है, वो हमेशा जो उत्तर देता है जो उसमें फीड किया हुआ आइटम्स होता है, जो कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है उसका उत्तर देता है। लेकिन कोई भी रिसर्च तभी पूरा होता है जब उसके लिविंग पर्सन से आप रिस्पोंडेंट बना के उससे प्रश्न पूछते हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाए जिस व्यक्ति से, अगर वो व्यक्ति उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता है और आपने खुदा न खास्ते उससे कोई प्रश्न पूछ दिया है, तो क्या आपको उत्तर सही सही मिलेगा? क्या यहाँ पर एरर होने की संभावना है या नहीं है? नेचुरली यहाँ पर एरर होने की संभावना है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आपने प्रश्न पूछा है उस व्यक्ति को उस प्रश्न के बारे में अगर बहुत कुछ पता नहीं है तो आपका उत्तर गलत आएगा, और उस गलत उत्तर से जो रिसर्च करेंगे वो रिसर्च भी आपका फेलियर हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कोई पूछ दे, रिसर्च करने वाला आदमी, कि डेटा साइंस में ऐसा ऐसा होता है या मशीनी लर्निंग में ऐसा ऐसा होता है, डेटा साइंस का ये क्वेश्चन और उसका आप उत्तर दीजिए, तो शायद हम सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन कोई बीसीए किया हुआ आदमी, कोई एमसीए किया हुआ आदमी से अगर पूछा जाए कि डेटा साइंस में ऐसा ऐसा होता है, इसका उत्तर आपको बताना है, तो वो कहीं उससे ज्यादा सही उत्तर देगा, मेरे से कहीं ज्यादा सही उत्तर देगा। तो अगर रिस्पोंडेंट का आपने गलत चयन कर लिया, आपको जिनसे प्रश्न पूछना है अगर आपने वही गलत चयन कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा, और आपका रिसर्च जो होगा वो रिसर्च बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछा जो शर्मीला स्वभाव का है, जो उत्तर नहीं देना चाहता है, जानता तो है लेकिन उसको बोलने में संकोच है, कुछ भी उससे पूछिए तो वो संकोची की तरह सोच रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी कान खुजला रहा है, कभी पीछे देख रहा है, कभी आगे देख रहा है, कभी हंस दे रहा है। तो ऐसे आदमी से सही उत्तर की आप आशा नहीं कर सकते हैं। पहले के जमाना में आप याद कीजिए कि महिलाओं से जब उसके हस्बैंड का नाम पूछा जाता था तो बड़ा शर्म आती थी कि भैया हम अपने हस्बैंड का नाम कैसे ले लें। ऐसे ये क्वांटिटेटिव थ्योरम नहीं है, ये क्वालिटेटिव थ्योरम है, लेकिन वो शर्माती थी। तो जब शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति से आप प्रश्न पूछिएगा तो इसका उत्तर सही होने का संभावना नहीं, उसको जो मन में आया अटपटे ढंग से वो बोल देगा। तो जब अटपटे ढंग से बोल देगा तो फिर आप कैसे रिसर्च को सही मानते हैं कि वो आपका रिसर्च जो होगा वो एक्यूरेट रिसर्च होगा? कभी भी वो एक्यूरेट रिसर्च नहीं हो सकता है। तो रिसर्च करने के लिए जब मेजरमेंट आपको करना है तो गलती होने की पहली संभावना है रिस्पोंडेंट से, यानी जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए वो व्यक्ति उसका जानकार होना जरूरी है, वो व्यक्ति शर्मीला स्वभाव का नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति संकोची स्वभाव का नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति टू लेट नहीं होना चाहिए, उत्तर देने में बहुत अधिक समय नहीं ले। अगर उत्तर आता है तो तुरंत बताइए, नहीं आता तो हो सकता है कि आप उत्तर को प्रभावित भी कर सकते हैं। दूसरा जो एरर होने का संभावना है वो है सिचुएशन, द सिचुएशन। कई बार मेजरमेंट का कैलकुलेशन करने समय सिचुएशन जो है वो आपको गलत उत्तर देता है और उससे एरर होने की संभावना रहती है। सिचुएशन क्या है? अगर मान लीजिए कि आप एज पर टेलीफोनिक टॉकिंग किसी से रिस्पोंडेंट से प्रश्न लेना चाह रहे हैं
और वो कहा कि देखिए हम फेस टू फेस आपको आंसर नहीं दे सकते हैं, आप इतने बजे रात में आप फोन कर लीजिएगा और उस फोन के दौरान हम आप जो जो प्रश्न हमसे पूछिएगा वो प्रश्न का हम आपको जवाब दे देंगे और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके अनुसार से आप अपना रिसर्च को पूरा कर लीजिएगा। जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि रिसर्च के दौरान आप उसको फोन करते हैं, वो टाइम आपको दिया और बार बार या तो फिर आपका फोन आ जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का या उसके फोन में किसी तीसरे व्यक्ति का बार बार फोन आ जा रहा है, चौथे व्यक्ति का फोन आ जा रहा है, तो क्या होता है कि वहां पर सिचुएशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से कभी आप उससे बात कर ले रहे हैं, कभी उसका फोन आ गया तो आप उससे बात कर ले रहे हैं, कभी तीसरे का फोन आ गया तो आप उससे बात कर ले रहे हैं। तो क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि जो आंसर आपको मिल रहा है वो आंसर एकदम सटीक मिल रहा होगा? हो सकता है कि उसका दिमाग भटक गया होगा, सिचुएशन ऐसा खराब हो गया जहां पर एरर होने की संभावना है और वहां पर मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। थर्ड वन है द मेजर। मेजर का मतलब है कि जो व्यक्ति मेजरमेंट करने वाला है, पहला तो था रिस्पोंडेंट यानी जिससे आपको आंसर लेना था, और तीसरा जो है वो द मेजर। द मेजर का मतलब है कि जो व्यक्ति जिससे डिप्यूट किया गया आंसर लेने के लिए, अगर उस व्यक्ति के द्वारा ही कोई एरर कर दिया जाए तो वैसी स्थिति में मेजरमेंट और स्केलिंग जो है वो गलत हो जाता है। जो व्यक्ति को आपने डिप्यूट किया है आंसर लेने के लिए, जो मेजर करने के लिए अपॉइंटेड पर्सन है, अगर मेजर करने के लिए अपॉइंटेड पर्सन गलती कर दे तो मेजरमेंट सही नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्वेश्चनायर तैयार किए हैं, क्वेश्चनायर में 10 तरह का क्वेश्चन है जो, और उसके हर 10 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन है और व्यक्ति से आपको आंसर लेते जाना है, आंसर लेते जाना है। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने क्वेश्चनायर तैयार किया है और हर क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन बनाया है, अगर एक ही क्वेश्चन को दोबारा दोहरा दे, एक ही क्वेश्चन को दो जगह लिख दे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही लिख दे और क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही लिख दे और उसका ऑप्शन भी 4 वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी था और क्वेश्चन नंबर 8 में भी था, और रिस्पोंडेंट जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया और वो लिखते चला गया, लिखते चला गया, लिखते चला गया, आंसर देता चला गया। क्या एक ही क्वेश्चन का 2 बार आंसर लेना लाजमी है? कभी लाजमी नहीं है। इससे जो रिजल्ट होगा, जो मेजरमेंट होगा, जो कैलकुलेशन होगा वो 100% गलत होगा। कैलकुलेशन गलत आएगा, मेजरमेंट गलत आएगा, स्केलिंग गलत आएगा। तो ये हम मान सकते हैं कि अगर मेजरमेंट करने वाला आदमी ही गलत तरीके से मेजरमेंट का क्वेश्चन तैयार करे, क्वेश्चनायर गलत तैयार करे या क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत तरीके से तैयार करे, क्योंकि क्वेश्चन भी जब पूछा जाता है तो उस समय तरीका भी होना चाहिए कि अगले को क्वेश्चन सहज लगे, सुलभ लगे, उसको इजी लगे आंसर देने में। अगर उससे आप अटपटा टाइप का क्वेश्चन पूछिएगा तो कोई भी आदमी आपको जल्दी आंसर देना नहीं चाहेगा। तो मेजर करने वाला भी आदमी एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मेजर करने वाला ही आदमी एक्यूरेट नहीं है, उसके क्वेश्चनायर में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को डबल रिपीट कर दिया गया है, क्वेश्चन किसी व्यक्ति के हित को या उसके धर्म को या उसके अभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है, तो आंसर निश्चित है कि गलत निकलेगा। और लास्ट जो है वो द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिस औजार का आप प्रयोग कर रहे हैं वो औजार भी एक्यूरेट होना चाहिए, रेडी टू यूज होना चाहिए और वो टेस्टिफाइड भी होना चाहिए। अगर वो रेडी टू यूज नहीं है, टेस्टिफाइड नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है और उस इंस्ट्रूमेंट का अगर आपने यूज कर दिया तो नेचुरली है कि मेजरमेंट हमेशा गलत रहेगा। ये इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। 4 भाई थे, 4 भाई के बीच में आपस में बंटवारा होना था और जब बंटवारा होना था तो उसने अपने जमीन को मापा, 200 फीट उनकी जमीन हो गई, मेजरमेंट हो गया कि 200 फीट उनकी जमीन हो गई। अब 200 फीट उनकी जमीन हो गई तो फिर हो गया कि भाई 200 फीट जमीन और 4 भाई में बांटना है तो सबके हिस्से में क्या होंगे, 50-50 फीट जमीन पड़ेगा। ठीक है, यह नॉर्मल स्केलिंग है कि 4 भाई है तो चारों को बराबर हिस्सा होगा और 50-50 फीट स्केलिंग होगा। बड़ा भाई जो था वो बड़ा चालाक था, वो देखा कि मेरा तो नंबर सबसे पहले आने वाला है, सबसे पहले मेरे ही जमीन का स्केलिंग होगा। वो क्या क्या फीता का सबसे टॉप कॉर्नर को पकड़ा और 5 फुट को वो अपने मुट्ठी में ही दबा लिया और 5 फुट के बाद जहाँ 5 लिखा हुआ था वहां से वो फीता को पकड़ा और दूसरा भाई को बोला कि तुम वहां पर जाओ। और वो दूसरा भाई जब वहां पर गया तो उससे उसको क्या पता चला, वो 45 पर ही रह गया। सोचा तो था कि हमको ज्यादा मिलेगा लेकिन वो 45 पर ही रह गया। इसी तरह से अगर फीता को आप कम और ज्यादा कर लें तो वैसे स्थिति में आपका जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो गलत है तो डिसीजन भी गलत ही आएगा। तो इस तरह से स्केलिंग करते समय जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, टेस्टिफाइड होना चाहिए
और क्रॉस चेक होना चाहिए। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि एक आदमी नहीं, 2-3 आदमी इसको चेक करके देखा हो कि वो सही है या गलत है। तो ये हो गया कि सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट का एरर। तो 2 पार्ट आज हम लोग पढ़ लिए कि मेजरमेंट करने के कितने टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ एरर होने की संभावना है।